डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। कुछ ही घंटों बाद आपका हिंदी का पेपर शुरू होने वाला है 18 फरवरी की सुबह। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लो। ये एक हिंदी का क्लास आपका भैया 70 में 70 नंबर पक्का कर देगा। मतलब एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी है। ये ओरिजिनल पेपर है भैया, यही से क्वेश्चन छपेगा, गारंटी है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं आपको टॉपिक आज पढ़ाने वाला हूं, इस क्लास में पूरी हिंदी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये गारंटी है। अगर आपने ये पेपर देख लिया, मतलब ये वाला क्लास देख लिया, तो आप लोग भैया एकदम टॉपर बन जाओगे, क्योंकि इसमें मैं आपको सारा क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैं आपको ना पढ़ाऊं। ये 18 फरवरी हिंदी के लिए बहुत ज्यादा वायरल क्लास है। 70 में 70 नंबर आप लोग पक्का करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। और ये है हमारा बिल्कुल ओरिजिनल भैया पेपर कक्षा 10 हमारा हिंदी का, ठीक है। देखो इसमें हम लोग जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट, चाहे व्याकरण के हो, गद्य पद्य के हो, सब, ठीक है। एंड गद्यांश है आपका महत्वपूर्ण, गद्यांश पद्यांश भी बताऊंगा, सारा कुछ जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। संस्कृत के जितने भी गद्यांश है भैया, पद्यांश है, प्रश्न उत्तर, श्लोक, सब कुछ बताएंगे एक ही क्लास में। एक क्लास में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और निबंध में आपका निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ इस क्लास में बताने वाले, मतलब पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। 70 में 70 नंबर लाओगे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये एग्जाम के लिए स्पेशल है। हर बार मैं एग्जाम से एक दिन पहले ऐसी क्लास लाता हूं, और ये क्लास देख के बच्चे 95% लाते हैं। तो अब आपकी बारी है भैया, बिल्कुल तैयार हो जाओ। संपूर्ण हिंदी भैया, संपूर्ण हिंदी एक क्लास में खत्म, एक वीडियो में पूरी हिंदी खत्म हो जाएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है। यूपी बोर्ड को खुला चैलेंज है, पाताल लोक से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो बताएंगे वही आएगा, तैयार करके जाना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से, लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 जो हिंदी है भैया, आपके 18 फरवरी पेपर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोगों को पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस एक ही क्लास में मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और आप लोगों को एमआर सीट में 20 में 20 नंबर भैया वो एमआर सीट में भर के आप चले आना, ठीक है, 18 फरवरी पेपर में। और जो मैं आपको बताऊंगा वही भैया 100% आएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरे बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। देखो इसमें पहला प्रश्न, अब आप ये प्रश्न देखो कितनी बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ, हर सेट में आता है। शुक्ल युग की कलावधि है भैया, हर साल आता है, ठीक है। और मैंने एक सेट का लिख रखा है, 2023 में आया था, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से का वाला 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1920 तक, या 1900 से 1938 तक, 1938 से 1960 तक, बताओ तो शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? कितने स्टूडेंट को पता है? बिल्कुल वायरल प्रश्न है। तो 1919 से 1938 तक हमारा शुक्ल युग माना जाता है। ये बहुत वायरल क्वेश्चन, 18 फरवरी को पेपर है, और आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। अगर आपके पास 20 मिनट का भी टाइम हो बोर्ड हॉल में जाने से पहले, तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, ठीक है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही, उसे पहचान कर लिखो। 2021-2024 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत वायरल है भैया, कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा, बिल्कुल गलत है। ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद, सभी को पता है, ठीक है। एंड क्या भूलू के याद करूं, उपन्यास विधा नहीं, आत्मकथा विधा है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल सही भैया, गा वाला ऑप्शन सही है, गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। एंड मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास, नहीं भैया, मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये सब क्वेश्चंस बहुत वायरल है। आप लोग बिल्कुल जब 100% तैयार कर लो भैया, अभी भी आपके पास समय है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू जितने हैं सारा तैयार कर लो, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। देखो बहुत वायरल, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, बताओ। ध्रुव स्वामिनी 2023, 24, 25 बहुत बार आया हुआ, और ये आपके बताओ लेखक इसमें से कौन है? देखो ध्रुव स्वामिनी जो है, चंद्रगुप्त, ये सब, ठीक है, चंद्रगुप्त बहुत वायरल ये सब है, स्कंदगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, झरना, आंसू, ये सब बहुत वायरल रचना है। कामायनी, ये सब किसकी रचना है? हरिशंकर प्रेमिनी, जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का बहुत वायरल ये सब रचनाएं हैं, और आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और विष्णु प्रभाकर नहीं, मोहन राकेश नहीं, तो भैया हमारा यहाँ खा वाला ऑप्शन सही है तीसरे नंबर क्वेश्चन का, यानी कि जयशंकर प्रसाद। अब देखो बहुत वायरल क्वेश्चन आ चुका, रस मीमांसा के लेखक। ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं 18 फरवरी को आएगा, और हर साल आता है, क्योंकि आपके बुक का
बहुत वायरल क्वेश्चन 2021, 22, 23 बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग बता ही दो कौन है भैया इसके लेखक। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय या भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। बताओ रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो सभी को पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रस मीमांसा के लेखक। और इनका एक रचना और तैयार कर लेना, चिंतामणि, बहुत वायरल रचना है भैया, चिंतामणि बहुत वायरल इनकी रचना है। और त्रिवेणी, ये दोनों और तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ये सारे बहुत वायरल प्रश्न हैं, आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो, फिर बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। देखो अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक। बताओ सेवा सदन, बहुत वायरल रचना सेवा सदन, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला, 2023-25 में आया हुआ है। ये सारे 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लो। जैनेन्द्र है, यशपाल है, मैं आपका प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। बताओ सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, तो ये 5 में 5 नंबर आप लोगों ने भैया पक्का कर लिया ना, बिल्कुल 18 फरवरी पेपर के लिए। अब आप लोग ये सारे क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। तो ये 5 प्रश्न आपने तैयार कर लिया, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल वायरल ये सारे प्रश्न हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 बहुत वायरल प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो 18 फरवरी में जितने स्टूडेंट को एमसीक्यू से डर लग रहा है ना, बस ये वाले जितने क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोग जाओगे ओएमआर शीट में छाप देना, बिल्कुल आप 20 में 20 नंबर करके आओगे। जो मैं आपको एमसीक्यू आज करा रहा हूं बिल्कुल वायरल एमसीक्यू है, आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल। ठीक है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं या राजेंद्र यादव हैं? जल्दी बताओ कौन है? बहुत वायरल है पंच परमेश्वर के हमारे भैया कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर बहुत वायरल क्वेश्चन नंबर 6 जो है, और इसके भैया प्रेमचंद्र जी, पंच परमेश्वर के प्रेमचंद्र जी हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल वायरल प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत वायरल है। पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन है, देखो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा सही है? कितने स्टूडेंट को पता है पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? देखो ऑप्शन है मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, लल्लू लाल है, सदल मिश्र हैं, ईसा नखा। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसमें हमारा मथुरानाथ शुक्ल जी हैं भैया, पांचांग दर्शन के रचनाकार। देखो आप लोग ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देख लो, जो हिंदी का पेपर हुआ है पिछले 10 साल का पेपर आप उठा लो, और इसमें जितना एमसीक्यू बता रहा हूं ना, एमसीक्यू ओएमआर शीट में भरने वाला, आप देख लेना कि इससे बाहर एक भी नहीं आया हुआ है। ठीक है, और ऐसे में आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। 8 नंबर हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? 2023 में आया हुआ प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी बताओ, ऑप्शंस आपके पास है भैया, मुंशी प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद या निराला या महादेवी वर्मा। जल्दी बताओ कौन है हंस पत्रिका के संपादक? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं भैया हंस पत्रिका के संपादक। ठीक है, हंस पत्रिका के जो संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, और यहां हम लोगों ने 8 में 8 नंबर भैया बिल्कुल पक्का कर चुके हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा। अगला क्वेश्चन भैया 9 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं किस रचना के? बताओ, पानी के प्रचीर के, आपका बंटी के, बूंद और समुद्र के, या बाणभट्ट की आत्मकथा? ये है भैया बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक। और ये सारे वायरल प्रश्न हैं, और मैं यूपी बोर्ड को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं छाप पाएगा, क्लास 10 में इससे बाहर नहीं आएगा। आप तैयार करके खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप ये पेपर में तैयार करके जाना, फिर आप कमेंट करना जब पेपर देकर आना शाम को, और आप कमेंट करोगे कि सर जो बताया था वही 100% आया। जाओ, बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, तो तैयार करके जाना बोर्ड हॉल में जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ भैया, ऑब्जेक्टिव बहुत वायरल है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में माने जाते हैं, 2024 में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार कौन माने जाते हैं? बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बाल कृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन है भैया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। ये हमारे हैं 10 में 10 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आता है, हर साल भैया बोर्ड पेपर में आता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है, जल्दी बताओ। रामदास गौड़नी, श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, ये बहुत वायरल प्रश्न है। जो संस्कृति और सभ्यता निबंध के जो है निबंधकार हैं वो श्याम सुंदर दास जी हैं, और ये 11 में 11 प्रश्न है। ठीक है, जितने बच्चे को 18 फरवरी पेपर से डर लग रहा है ना, बस 2 क्लास दूंगा, एक में मैं आपको पूरा एमसीक्यू पढ़ा दूंगा और दूसरे में मैं आप लोगों को पूरा जो 50 अंक का 50 में 50 वर्णात्मक पढ़ा दूंगा, और मैं चैलेंज दे रहा हूं कि इससे बाहर नहीं बनेगा। ठीक है, आपको 50 में 50 आपका नेक्स्ट क्लास आएगा, और ये एमसीक्यू का क्लास है, पूरा देख लो 2 पार्ट में हिंदी, और फिर आपका पूरा हिंदी खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 12 नंबर। दीप जले शंख बजे 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आपको बताना है लेखक कौन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांति प्रिय द्विवेदी या देवेंद्र नाथ शास्त्री, बताओ कौन है, बहुत वायरल। तो भैया कौन है, प्रभाकर जी हैं। दीप जले शंख बजे के जो हैं वो हमारे प्रभाकर जी हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रभाकर। और माटी हो गई सोना, ये भी याद रखना, प्रभाकर जी की रचना है। जितने वायरल प्रश्न हैं आज मैं करा दूंगा, फिर दोबारा हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं आएगा, आज ही पढ़ लो। ठीक है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। बादल की मृत्यु उपेंद्र नाथ अशक का, जयशंकर प्रसाद का, राम कुमार वर्मा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जल्दी बताओ। बादल की मृत्यु किसकी रचना है, तो वो है राम कुमार वर्मा जी का। किसका है, राम कुमार वर्मा जी की रचना है बादल की मृत्यु। और ये 13 में 13 भैया हमारे बहुत वायरल प्रश्न हो चुके हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। और आप लोग भैया नोट मत करो, टाइम बहुत कम है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आप केवल समझो और पीडीएफ से आप तैयार कर लेना। ठीक है, पीडीएफ से तैयार करना, मैं पीडीएफ अभी दे दूंगा। ठीक है, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। कलम का सिपाही के लेखक हैं, बताओ। 2021, 22, 23 में आया हुआ प्रश्न है। कलम हमारे लिए क्या है भैया, अमृत रूपी है, क्योंकि ये कलम जो है हमारे लिए अमृत है, और ये अगर ना हो तो एक स्टूडेंट की जिंदगी बेकार है। तो अमृत राय हो जाएंगे ना, गुलाब राय नहीं होंगे, मुंशी अल्लाह खान नहीं, और हमारे वैद्यनाथ नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, बताओ। इसमें हमारा है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। 2023-24 में आया हुआ प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। राधाचरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम या धर्मवीर भारती। लो, धर्मवीर भारती जो हैं वो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। और ये हमारा हो गया 15 में 15 भैया ऐसे एमसीक्यू जो 18 फरवरी पेपर में एकदम 100% छपने वाला। बिल्कुल तैयार कर लेना, फिर आप जाना 18 फरवरी को बोर्ड हॉल में पेपर देने। ठीक है, और ये हमारे 15 ऑब्जेक्टिव। हम लोग देखते हैं 16 नंबर ऑब्जेक्टिव। अब देखो 16 नंबर प्रश्न जो कि आपका कथन और कारण वाला, जो बता रहे हैं, यहां लिख लो 100% फिक्स भैया। सरवन सर आपको बता रहे हैं, जो बता रहे हैं बिल्कुल फिक्स बता रहे हैं। ठीक है, आज ही पढ़ लो, ये लास्ट क्लास है हिंदी के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, फिर मैं आपको सेकंड क्लास हिंदी का एक लाने वाला हूं, फिर वायरल पेपर। शुक्ल युग के हिंदी गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण विकास हुआ, बिल्कुल सही है भैया। शुक्ल युग में हिंदी गद्य साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ था, और कारण है इस युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना और निबंध पर बल दिया, बिल्कुल सही। तो इसमें आपको अगर सही लगे तो डायरेक्टली आप आंख मूंद के का वाला लगा दो, कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात ये वाला सही है और सारा हमारा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था अगर हिंदी में तुक्का लगाना होगा तो का या गा पर लगाना, कथन और कारण वाले पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 17 नंबर। तूफानों के बीच रचना का विदाय भैया वायरल प्रश्न है, जो भी करा रहे हैं वायरल प्रश्न है। कहानी है, उपन्यास है, एकांकी है, रिपोर्टज है, जल्दी बताओ। तो इसमें जो हमारा होगा रिपोर्टज होगा। देखो जितने बच्चे अभी 18 फरवरी तो आपका भैया पेपर है, बिल्कुल नजदीक है, 18 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आप लोग डरो मत। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं पहले OMR शीट वाला आप पढ़ लो एक क्लास, फिर एक क्लास में आपको वर्णात्मक पढ़ा दूंगा, 2 क्लास में आपका हिंदी खत्म हो जाएगा। और मैं इतना कह सकता हूं, इतना पढ़ने के बाद आप 90% या 87% तक ला सकते हो। तो आप लोग ज्यादा नहीं, कुछ दिन अपने आप को भैया हिंदी को दे दो और जम के तैयारी करो। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल वायरल प्रश्न है, और सभी लोग कम से कम अच्छे से 10 से 15, 20 घंटे पढ़ाई करो। अब निम्नलिखित में से रीति काल की कलावधि है, ये सब जो है प्रश्न भैया 18 फरवरी पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं भैया, छपेगा गारंटी है, तो आज ही तैयार कर लो। 1643 से 1843 बिल्कुल सही है, जो रीति काल है वो 1643 से 1843 तक है, और सारा हमारा गलत है, का वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये 18 एमसीक्यू हम लोग देख चुके हैं। 19 नंबर एमसीक्यू बहुत वायरल, रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों का नाम बताओ। रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवि का नाम, और मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था हिंदी में पास होने का, अगर फर्स्ट हुआ सेकंड दोनों आए तो वो हमारा सही होता है 99%। अब इसमें एक ऑप्शन देखो आया गणानंद, बिल्कुल सही, बोझा ठाकुर बिल्कुल सही, इसलिए हमारा विकल्प का और खा वाला सही हो जाएगा। अगर ऐसा
ऑप्शन आए विकल्प खा खा दोनों, तो वो आपका बिल्कुल सही होता है। ये बात ध्यान रखना, तो हमारा ये वाला सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा लहरी, गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी 20 वाला, 20 एमसीक्यू ये है, 20 में 20 नंबर तो अब आप लोग पक्का ही करोगे ना। अभी हम लोग और भी एमसीक्यू देखने वाले हैं, पूरी हिंदी आज खत्म करेंगे, बस ध्यान से देखो। पद्माकर है, बिहारी लाल भूषण या मतीराम, तो गंगा लहरी जो है वो पद्माकर जी की रचना है। किसकी है? 20 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कि है पद्माकर जी की रचना है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखो, यहां एक क्वेश्चन बहुत वायरल आया हुआ, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं? 2023-24 में आया हुआ प्रश्न है कि केशव दास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो भैया रीतिबद्ध, बिल्कुल सही, रीतिबद्ध के हैं, ना तो रीति सिद्ध, ना रीतिमुक्त, ना प्रयोगवादी। रीतिबद्ध किस काव्य धारा के हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के। जितना मैं आपको करा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन 110% वायरल है, कंप्लीट करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल वायरल है। अब हम लोग आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता, प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता, अगर आपसे दो प्रमुख विशेषता पूछेगा, दो विशेषता, तो आपके मतलब जो ऑप्शन है उसमें एस ए व वी दोनों करके ऐसे आपकी उसमें जरूर रहेगा ऑप्शन, और यही लगाना। वैसे में आपने यहां होगा घोर वैश्विकता और यथार्थवादी दृष्टिकोण, यही दोनों हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक सी वाला ऑप्शन जो आएगा वो लिखा रहेगा ए व वी, या का और खा दोनों ऑप्शन ऐसे लिखा रहेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल वायरल, साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया? साकेत महाकाव्य की जो रचना है वो किसने किया था? इन चार ऑप्शंस में बिल्कुल वायरल प्रश्न है भैया। आज ही आप लोग पढ़ लो, एकदम 100% तैयार कर लो। ठीक है, और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, अब टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। ठीक है, तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, हरिबोध या फिर हमारा नागार्जुन। बताओ कौन सा हमारा सही है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त जी का है भैया। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत वायरल महाकाव्य है, जो हर साल बोर्ड पेपर में आता है, क्लास 10th में, क्लास 12th दोनों में आता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर अगला आ जाओ, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? चलो आप लोग कमेंट करो कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, और एक कमेंट और, सप्तक के संपादक कौन है? सप्तक के संपादक वैसे मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप कमेंट कर दो अभी इसी वक्त। ठीक है, तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 1959 में, और दूसरा सप्तक आप लोग बता दो, इससे ऊपर होगा, बता दो कौन सा सही है। ठीक है, ये 24 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और सारा हमारा गलत है, महादिमन वही सब गलत है। ये हमारे हो गए 25 में 25 भैया एमसीक्यू प्रश्न, जो एकदम 100% 18 फरवरी पेपर में छपेगा भैया। अब आप लोग तैयार कर लेना, फिर आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। ये हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा वायरल है। देखो, आज जितने भी प्रश्न मैं एमसीक्यू करा रहा हूं, आप लोग क्या करना, आप लोग इसको एकदम 100% भैया याद कर लो। सबसे पहले याद करने के बाद आप OMR शीट में भरो, और देखो आप अच्छे से भर लेते हो। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, देखो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत, ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़दा, तो ये युगवाणी जो है वो हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। अब आप लोग भैया याद रखना, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत वायरल है, और कुछ और सुमित्रा नंदन पंत जी का रचना याद कर लेना। ठीक है, जैसे चिदंबरा भी सुमित्रा नंदन पंत जी का है। एक 27 नंबर प्रश्न है, तार सप्तक के कवियों ने अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? अब देखो, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बता, तार सप्तक के जो संपादक थे वो कौन थे? अज्ञेय। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तो यहां तार सप्तक के जो संपादक थे वो अज्ञेय जी हैं, ये इनका शॉर्ट नाम है, वैसे इनका फुल नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय। तो राहों का अन्वेषी, साहित्य सहचार, नई धारा की साथी या पथ के साथी? जल्दी बताओ क्या कहा था, क्या कहा था? तो वो कहा था राहों का अन्वेषी। क्या कहा था?
तार सप्तक के कवियों को भैया अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 28 नंबर प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। 2025 में आया हुआ प्रश्न है भैया, प्रयोगवादी जो काव्य होता है, जो प्रयोगवादी काव्य होता है, इसकी विशेषता कौन सी होती है? रस पर आधारित ग्रंथ, या आश्रयदाताओं की प्रशंसा, या नवीन उपमाओं का प्रयोग है, इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से हमारा सही है नवीन उपमाओं का प्रयोग। क्या हो जाएगा? जो नवीन अर्थात नए उपमाओं का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया? 28 नंबर क्वेश्चन तक। 19 नंबर क्वेश्चन भैया, 29 तार सप्तक के 7 कवियों ने किसने राहों का अन्वेषी कहा था? देखो यही क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इधर देखो, ये तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या क्या संबोधित किया? तो किसने कहा था? अज्ञेय ने। अब यही क्वेश्चन यहां घुमा दिया कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? तो नागार्जुन ने नहीं कहा था, भवानी प्रसाद मिश्र ने नहीं, अज्ञेय जी ने कहा था। किसने कहा था? अज्ञेय जी ने। तो ये क्वेश्चन देखो कई प्रकार से आ सकता है, तो ये बात ध्यान रखो कि आपको क्वेश्चन एकदम तैयार होना चाहिए। अगर घुमा के भी पूछे तो आप एकदम सही करना, गलत मत करके आना, क्योंकि हमें टॉपर बनना है। अब देखो एक और कथन और कारण वाला, 2 क्वेश्चन तो आपका कथन और कारण वाला आएगा ही, और जो बता रहे हैं वही आएगा 1 नंबर, ये बिल्कुल पक्का कर लो। रीतिकाल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही भैया। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इस काल में कवियों ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया। भैया श्रृंगार काल कहा जाता है क्योंकि उस पर श्रृंगार पर विशेष बल दिया गया, तभी तो कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों से सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये भी हमारा ए वाला ही सही। मैंने बताया है भैया इसमें ज्यादा का वाला ही सही होता है। ठीक है, गा वाला भी होता है लेकिन का वाला ज्यादा सही होता है। तो ये बात ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ये बिल्कुल समझ लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न। देखो इसमें क्या है कि निर्देश, ये हमारा 31 है कि उचित कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहां हमारा एक मिलान है, मिलान, और ऐसा मिलान है जो 100% भैया पेपर में छपेगा, तैयार कर लेना। ठीक है, देखो मैं आपको मिलान कराता हूं थोड़ा अच्छे से। देखो यहां आपका ABC है, और देखो का वाला ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, या गा वाला है थर्ड सेकंड फर्स्ट, या सेकंड थर्ड, या थर्ड सेकंड फर्स्ट। देखो कैसे आप लोग ट्रिक से करोगे। चलो मैं आप लोगों को ट्रिक, बिहारी लाल रीतिकाल के हैं। ठीक है, रीतिकाल, अब जिसमें आपका पहले का दूसरा हो वही सही है। पहले का इसमें पहला है, पहले का तीसरा गलत है, पहले का दूसरा है, यही सही है। अब नहीं आता ना, जो 2 बचा है ना उसी के अकॉर्डिंग मिला लो। री वाले को पहले से मिला दो, मतलब द्विवेदी युग के हमारे कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त जी। और सी वाले को तीसरे से छायावाद के जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये देखो कितना आसान ट्रिक से मैंने आपको मिलान पढ़ा दिया। एक अगर आपको आता है एक, तो आप और सारा ट्रिक से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको एक आता है तो और सारा आपका ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा सही है, फिर आप उसमें आराम से मिला लेना। अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न व्याकरण का बहुत वायरल प्रश्न है कि नाना वाहन नाना वेशा विशेष समाज निज रेखा कहूं मुख काहूं विपुल मुख काहूं बहु पाऊं। इसमें हमारा कौन सा रस है? देखो आपको मैं देखो आपके सिलेबस में एक तो हास्य रस है, 2 ही रस है भैया, एक करुण रस है। यूपी बोर्ड में बस 2 ही रस आएगा। ठीक है, अब इसमें 2 चीज याद रखो, एक तो इनका अस्थाई भाव, इनका हास हो जाएगा, अस्थाई भाव, इनका शोक हो जाएगा। बस ये 2 चीज याद रखो। और अगर हंसना है तो हास्य रस, तो ये हास्य रस है, ना तो भीतास रस, ना करुण रस, ना वीर रस, ये हमारा हास्य रस है। नाना वाहन नाना वेशा विशेष समाज निज देखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 33 नंबर प्रश्न है भैया, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है कि करुण रस और हास्य रस का अस्थाई भाव, और ये बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को एक जरूर आएगा। ठीक है, तो करुण रस का आपको याद रखना शोक होता है, और हास्य रस का हास होता है। ये 2 चीज आप याद रखो। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न देखो, 34 नंबर, पीपर पात सरिस मंडरोला उपयुक्त में कौन सा अलंकार 2023, 24, 25 बहुत बार आया हुआ है। पीपर पात सरिस मंडरोला, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ। रूपक अलंकार नहीं, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? खा वाला, उपमा अलंकार। ये 34 में 34 नंबर आप लोगों का बिल्कुल बहुत वायरल प्रश्न है, और इसमें से 20 नंबर तो गारंटी आएगा। ठीक है, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें डायरेक्टली तुलना किया गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पा गए। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली रूपक अलंकार लगा दो भैया, कंपेयर किया गया है तो रूपक अलंकार खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर,
जो सुमिरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर बदन, करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि शशि शुभगुण सदन। इसमें हमारा कौन सा छंद है? 2024 में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा छंद है? तो भैया सोरठा है, दोहा है, रोला है या कुंडलियां है? जल्दी बताओ कौन सा छंद है। तो आपके सिलेबस में दो ही है, आप दोहा और कुंडलियां हटा दो, सोरठा है। अगर इतना बड़ा आएगा तो सोरठा हो जाएगा, क्योंकि जो सोरठा होता है वो बड़ा होता है, रोला छोटा होता है। देखो अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है कि इस छंद में प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। 2025 में आया हुआ प्रश्न है और हमारा 37 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा वाइडल है। तो इसमें हमारा दोहा नहीं रोला हो जाएगा, रोला। और दो ही तो है आपके सिलेबस में, रोला और सोरठा। तो अगर सोरठा इस ऑप्शन में है ही नहीं तो रोला तो ही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 38 नंबर, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। ये सब बहुत वायरल प्रश्न है। देखो अगर इन सब से डर लग रहा है ना, तो जो मैं बता रहा हूं वही आएगा 100%। ठीक है, कि वर्षा होती तो अन्न उपजता, इसमें हमें वर्त अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। बिल्कुल वायरल प्रश्न है। तो इसमें हमारा भैया देखो, एक तो हमारा इसमें ना तो विधान ना संदेह हम नहीं कर रहे हैं, संकेतवाचक है कि हमारा संकेत है, अगर वर्षा होती तो अन्न उपजता। ठीक है, चलो 38 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 39 नंबर प्रश्न, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में अगर परिवर्तन करना है तो द्वारा जरूर लगा रहेगा। मतलब आपको अगर कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो द्वारा लगा रहेगा। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बिल्कुल सही है का वाला ऑप्शन, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें द्वारा शब्द आ गया, इसलिए हमारा ये कर्मवाच्य में परिवर्तन हो गया। चलो 40 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल, विकारी पद के भेद या विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 4 प्रकार के विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। 40 में 40 एमसीक्यू हम लोगों ने देख लिया, और ये सारे हमारे क्लास 10 हिंदी 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल प्रश्न है। आप ये सारा तैयार कर लेना, फिर आप देखना एमसीक्यू आपका खत्म है पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द का अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु उपसर्ग का प्रयोग, देखो अनुकरण में अनु है, अनुशासन में अनु है, अनुतीर्ण में अनु है, लेकिन ये सही है अनुवाद, क्योंकि इसमें आधा ता लगा हुआ है ना, और अगर आधा ता आधा रा ये सब लगा हो ना तो वो अनु नहीं होगा। ठीक है, और सारा हमारा अनु है, लेकिन अनुतीर्ण हमारा अनु नहीं होगा। ठीक है, अगला आ जाओ भैया 42 नंबर प्रश्न, निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? आधा रा लगा हुआ है ना, तो आपका ये नी नहीं होगा, नी में आधा रा हो जाएगा, नी नहीं होगा, न गुण होगा, न ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, निर्गुण में निरुपसर्ग है। चलो 43 नंबर प्रश्न, ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, हर साल आता है, और मैं आपको बता दूं ये बहुत वाइल्ड। दशानन में कौन सा समास विग्रह है? दशानन, तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण जी, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, का वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल भैया ये वाला क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? आज ही मैं आपको ट्रिक बता देता हूं भैया कि पंचवटी में कौन सा समास है। देखो पंचवटी, पंचवटी में आगे 5 आया ना, अगर त्रिलोचन आ जाए तो आगे 3 आएगा, तो अगर गिनती आए तो हमारा दीर्घु समास होगा, ध्यान रखना। अगर गिनती आए तो आपका दीर्घु समास, और अगर जैसे माता हाइफन पिता, ठीक है, अगर ये हो भाई हाइफन बहन, ये सब आए तो द्वंद्व समास, और दो ही आपके सिलेबस में है, द्वंद्व या दीर्घु, तो ये हमारा दीर्घु समास हो जाएगा। अगर इन सब टाइप से आएगा तो याद रखना कि वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलो धनुष का पर्यायवाची शब्द है, इसमें से धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो धनुष में क्या होता है? दंड होता है, मतलब डंडा होता है, लगता है ना, तो हमारा अश्चिम नहीं, ये भी नहीं, कोदंड, कोदंड मतलब डंडा, डंडा जैसे धनुष में ऐसे होता ना, धनुष में ऐसे भैया डंडा लगा होता ना, तो इसलिए हमारा धनुष का कोदंड हो जाएगा। 45 में 45 हमारा एमसीक्यू हो चुका है, और ये 18 फरवरी के लिए बिल्कुल वायरल है। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन पर प्रश्न, अंबर और वसन, वसन का मतलब होता है व्यसन, किस शब्द के पर्यायवाची है? वसन का मतलब होता है कपड़ा, तो कमल नहीं कपड़ा का हो जाएगा। अंबर और वसन जो है वो कपड़ा का पर्यायवाची है, जैसे एक लोग का कई नाम होता है ना, वैसे यहां हमारा अंबर और वसन जो है कपड़ा का अदर नाम है। अच्छी का तद्भव, बताओ तद्भव, अच्छी का आंख हो जाएगा, और क्या
अच्छी का आंख बहुत आसान है यार, बहुत वायरल भी है, हर साल आता है, तो आप लोग तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेह, नेह का आपको तत्सम का हो जाएगा स्नेह। ये तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं, नवीन लगा देते हैं। नहीं बच्चों, नेह का स्नेह हो जाएगा। अगला भैया 49 नंबर प्रश्न, ये वाला बहुत वायरल है। तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, याद करो भैया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन आप लोग याद करो, क्या हो जाएगा? तस्मय होगा, तस्य होगा, तो होगा, तय होगा। याद करो, चतुर्थी विभक्ति ना और एक वचन, मतलब तस्मय हो जाएगा। बिल्कुल सही, का वाला ऑप्शन से तस्मय। और लास्ट 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ताभ्या का आप लोगों को शब्द और वचन विभक्ति बताना है। ताभ्या, याद करो ताभ्या क्या होगा? ताभ्या जो है वो हमारा एक चतुर्थी विभक्ति का है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का है। ये वाला चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 50 ऐसे एमसीक्यू। 50 में 50 आपको तैयार हो गया ना, और मैं ये गारंटी लेता हूं अगर आपने 50 तैयार कर लिया तो यहां आप 20 नंबर तो अपना पक्का कर ही चुके हो। 20 नंबर अपना पक्का कर चुके हो, वो भी आप लोग भैया, आप लोगों का 18 फरवरी के लिए, 18 फरवरी पेपर के लिए आप लोगों का 20 नंबर पक्का है। खुला चैलेंज दे रहे हैं, यूपी बोर्ड में इससे बाहर नहीं छपेगा, ठीक है। ये आप तैयार कर लो, फिर आप जाओ ओएमआर शीट में भर के आना। अगर आप लोगों ने लाइक जो है वो 2000 कर दिया भैया, 2000 लाइक, तो आप लोगों का जो मेरा कोर्स है वो आपको फ्री में दे दूंगा। 2000 लाइक के बाद कोर्स हमारा बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा, बस लाइक करो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और वहां हर एक चीज है जो आपको पेपर में आने वाला है, ठीक है, पूरा पेपर ही वहां रखा है, ठीक है। तो जाओ लाइक करो, फिर आप ले जाओ कोर्स फ्री में 2000 लाइक होने के बाद। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने जो एमसीक्यू है वो तो आप लोगों ने बिल्कुल पक्का कर लिया, जो आपका 20 में 20 नंबर पक्का करा देगा, ठीक है। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी में लिखने वाले प्रश्न आते हैं 50 में 50 नंबर। भैया ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये हिंदी का 18 फरवरी को छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। और ये हम कह रहे हैं कि ये 18 फरवरी वाले पेपर में छपेगा। अगर ये मैराथन क्लास आपने देख लिया तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आपको जो गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध सबका ट्रिक बताएंगे। और निबंध तो आप भैया चुटकियों में लिखोगे, आप गद्यांश पद्यांश चुटकियों में सॉल्व करोगे, साथ में आप लोग जीवन परिचय तो 2 मिनट में लिख कर आओगे। देखो ये हमारे पास एक बहुत वायरल गद्यांश है, बहुत वायरल, ठीक है। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है भाई, 18 फरवरी में छपने वाला गद्यांश है। और ये गद्यांश आप लोग तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जा रहा है। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। देखो ये हमारा पहला वाला गद्यांश है और जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल बिल्कुल वायरल है। देखो लिखा हुआ है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ रहने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। साथ का मतलब उसको मित्र बनाने से, मतलब उनके साथ रहने से, बिल्कुल वायरल है। यहां मैं लिख देता हूं 18 फरवरी 1000% गारंटी लो, ठीक है। और क्योंकि उतने के ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए, चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है और बुराई अटल रूप धारण कर लेता है। जब आपसे गंदी गंदी बात की जाएगी, जो आपके संगत के लोग होंगे वो आपसे बुरी बुरी बातें करेंगे, तो आपका जो आचरण है, आपका जो पवित्रता है उसका नाश होता है और बुराई जो है अटल रूप धारण करके बैठ जाती है। अब वो जाने का नाम नहीं लेती, बुराई आपके अंदर बैठ गई, अब वो जाने का नाम नहीं ले रही है। बुरी बातें हमारी धारण में बहुत ही दिनों तक टिकती है। बुरी बातें यानी कि खराब बातें हमें ज्यादा दिन तक याद होता है। अगर हम फिल्म वगैरह देखते हैं तो उनका एक एक पार्ट याद हो जाता है, लेकिन हम जब वही पढ़ाई करते हैं तो हमें नहीं याद होता। क्यों? क्योंकि ये अच्छी अच्छी चीजें जल्दी नहीं याद होती, लेकिन अगर जो बच्चा याद करता है वो लाइफ में सक्सेस हो जाता है। देखो इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहर गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई अच्छी और गंभीर बात नहीं। देखो ये हमारे पास एक बहुत वायरल भैया गद्यांश है और यहां से यहां तक हमारा रेखांकित अंश है। देखो यहां तक हमारा रेखांकित अंश है, ठीक है। देखो जो बच्चे रेखांकित अंश का व्याख्या नहीं कर पाते, अभी आप लोग ट्रिक से करोगे। देखो ये हमारा एक बहुत वायरल गद्यांश है, आप सभी लोग ये वाला गद्यांश जरूर तैयार कर लेना 18 फरवरी के लिए। अब इसमें हमारे भैया 3 प्रश्न रहेंगे। आ वाला देखो, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखो। भैया संगति शब्द आ गया, ठीक है, दोस्त आ गया, तो ये सब किससे लिया गया है भैया? सभी को पता है कि ये
मित्रता वाले पार्ट से लिया गया। मैंने गद्यांश पद्यांश का ट्रिक बता रखा है, सभी स्टूडेंट क्लास देख लेना, ठीक है। और बा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। एंड सा वाला है किस प्रकार की बातें जो है हमारे ऊपर जल्दी प्रभाव पड़ती हैं। अगर आप गद्यांश में देखोगे तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा कि फूहड़ एवं भद्दी गीतें जो है वो हमें तुरंत याद हो जाती हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें ढूंढोगे, मिल जाएगा। गद्यांश का जो रेखांकित अंश है इसको आप बना बना कर भी लिख सकते हो। देखो एग्जामिनर कहता है स्टूडेंट एक भी प्रश्न छोड़े ना, एक भी प्रश्न ना छोड़ो, नहीं आता बना बना के लिखो भैया, छाप कराओ। अब ये हमारा बहुत वायरल गद्यांश है, ये लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये इनके प्रश्न हैं, अब हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा है संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। सबसे बड़ी बात जो आपका पाठ है भैया मित्रता, इसको आप अलग पेन से लिखना, मतलब हाईलाइट कर लेना अलग पेन से। और जो ये आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं, इसको भी अलग पेन से लिखना भैया, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तब आपका ये जो है संदर्भ 2 में 2 नंबर देकर जाएगा। पहला क्वेश्चन यही आता है हर एक में भैया कि आपको संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ में अगर इतना बड़ा नहीं आता तो आपके लिए एक चीज और है, डायरेक्टली पाठ और लेखक का नाम आप डाल के लिख सकते हो। डायरेक्टली आप पाठ का नाम डालो, फिर आप लेखक का नाम डालो, पाठ का नाम आप लिख दो मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपको फिर भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना आपको इसमें मिलता है। बस थोड़ा सा इसमें मतलब हो सकता है कि आधा नंबर कट कर ले, लेकिन इसमें नहीं कट करेगा, ये बात ध्यान रखना। सेकंड नंबर है रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो रेखांकित अंश करने से पहले 2 बार जो गद्यांश का रेखांकित अंश है उसको पढ़ो। जब आप 2 बार पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। देखो जब आप पाठ पता हो ना, जैसे मित्र वाले से है, तो मित्रता के बारे में जो जो जानते हो छाप दो। ट्रिक है भैया, अगर आपको पाठ पता हो किस पाठ से लिया गया है तो मित्रता के बारे में जो जो जानते हो छाप दो। भारतीय संस्कृति है तो संस्कृति के बारे में जो जो जानते हो छाप दो। स्त्रिया वाले से है तो स्त्रिया के बारे में जो जो जानते हो छाप दो। पाठ से रिलेटेड आप थोड़ा बड़ा लिख दो, नहीं आता थोड़ा बड़ा लिखो। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति व्यक्ति की उन्नति में बाधक बताते हुए कहते हैं, मतलब जो बुरी संगत होती है वो व्यक्ति के उन्नति में बाधा होती है। बाधा का मतलब वो अवरोध उत्पन्न करती है, मतलब वो रोकती है। और साथ में कि समाज में अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर के लिए भी रह लेने से व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता का पतन हो जाता है। बौद्धिक क्षमता मतलब जो उसकी बुद्धि है, पहले सोचता था कि हम पढ़ लिख के आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और यूपी बोर्ड में टॉपर बनेंगे, लेकिन जब उनकी संगत बुरी संगत हुई ना तो वो सोचता है बस पास हो जाए बड़ी बात है, ठीक है। तो वो होता है बुरी संगति। आपकी बौद्धिक क्षमता, सोचने की क्षमता वो नष्ट हो जाएगा और बुरी बुरी चीजें आपके अंदर हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे लोग उस थोड़ी सी देर में ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो सामान्य व्यक्ति को सुनने के लायक भी नहीं होती, ठीक है। और ऐसी बातों से व्यक्ति के मन पर, मस्तिष्क पर इतने बुरे प्रभाव पड़ते हैं कि उससे उनके हृदय पर मित्रता अर्थात मन के जो है अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। बस आप बना बना के भी लिख सकते हो भैया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, आप ये बना बना कर लिख सकते हो। 18 फरवरी के बिल्कुल वायरल है। तीसरा प्रश्न है किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है। देखो यहां बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है, यह प्रभाव अच्छी बातों से अधिक अस्थायी होती है, मतलब अधिक टिकाऊ होती है, अधिक दिन तक यह आपके माइंड में घुसी रहेगी, जाने का नाम ही नहीं लेगी, ठीक है। और होता है अर्थात हमें कोई चीज जल्दी एवं गंभीर बातें जल्दी नहीं याद होती, जबकि अश्लील और भद्दी गीतें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं। ये डायरेक्टली आपको गद्यांश में इसका उत्तर मिल जाएगा भैया। तो ये है हमारा गद्यांश। गद्यांश बहुत ज्यादा वायरल आप लोगों का, बहुत ज्यादा वायरल गद्यांश है, आप लोग बिल्कुल से ये तैयार कर लेना। बिल्कुल वायरल आप लोगों को गद्यांश 18 फरवरी पेपर के लिए, 18 फरवरी पेपर के लिए, ठीक है। ये आप लोग तैयार करना। ट्रिक की क्लास नहीं देखा हो तो आप लोग देख लेना। और आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग भैया इस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर 2000 लाइक अगर कर दो, ठीक है। देखो 24 घंटे के अंदर, ध्यान दो, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे बहुत ज्यादा मेहनत किया हो, 24 घंटे के अंदर 2000 लाइक, कितना 2000 लाइक, अगर आपने 2000 लाइक कर दिया तो आप लोगों का जो हमारा क्लास 10 का कोर्स है जिसकी फीस कितना था 499, वो आप लोगों के लिए फ्री मिल जाएगा।
फ्री मिल जाएगा। केवल 24 घंटे के अंदर आपको 2000 लाइक करना है, आपको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि 24 घंटे के अंदर इस वीडियो पे 2000 लाइक हो जाए। बहुत ज्यादा मैंने इस वीडियो में मेहनत किया है, तो आप लोग लाइक करो और फिर आपको उसके 2000 लाइक होने के बाद आपको 2 घंटे बाद आपको हमारा कोर्स फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। और उसमें ऐसे ऐसे वायरल पेपर है ना, हिंदी के, गणित के, इंग्लिश के, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं साइंस के कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फिक्स से आएगा। अगर एक दिन पहले भी उसमें आप लोगों ने देख लिया तो ये फ्री में आप लोग 80 से 90% मार्क्स लाओगे हर सब्जेक्ट में। उसके लिए आप लोग 24 घंटे के अंदर 2000 लाइक करो। आप लोगों को लाइक करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने जी जान लगा दिया है, तो आप लोग भी जी जान लगा दो हमारे लिए। मेहनत आप लोग करो और लाइक करके 24 घंटे के अंदर अपनी पावर दिखा दो, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं, पूरा कोर्स आप लोगों के लिए फ्री कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग लाइक करो। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। अब मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश कराता हूं जो यहां लिख सकते हैं कि 18 फरवरी में छपेगा भैया छपेगा। ये जो मैं गद्यांश पद्यांश एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूं, यूपी बोर्ड को खुला चैलेंज है कि इसके बाहर नहीं छाप पाएगा। आप लोग जाके देख लेना, एक एक क्वेश्चन 18 फरवरी को छपेगा। 50 ऑब्जेक्टिव में से 20 से 18 ऑब्जेक्टिव आएगा। जो गद्यांश पद्यांश करा रहे हैं यहीं से आएगा, देख लेना। ठीक है, ये बहुत वायरल गद्यांश है, आप जाके देख लो। हर कोड में, यूपी बोर्ड के हर कोड में, हर सेट में ये वाला पद्यांश आता है भैया, जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। देखो ये पद्यांश आता है, देखो मैंने यहां से लिखा है, देखो सुनी सुंदर बैन सुधारक सानी सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे कर नैन दैतन समुझाई कछ मुस्काएं चली, और तुलसी शब्द आ गया, जल्दी से बताओ। तुलसी ते अवसर सोहन अवलोचन लावली, अनुराग तड़ाग में भान उदय मन मंजू कंजली। देखो तुलसी शब्द आ गया ना, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था ना कि अगर तुलसी शब्द आए साथ में अनुराग तड़ाग शब्द आए तो ये सब हमारा धनुष भंग वन पथ वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो वो धनुष भंग वन पथ वाले चैप्टर से है, और ये वाला भैया वायरल है। आप लोग तैयार कर लो भैया, लास्ट टाइम में जितना बता रहे हैं बिल्कुल दिल खोल के बता रहे हैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को कि तैयार कर लेना बस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें प्रश्न। देखो भैया 3 प्रश्न रहेगा, बिल्कुल आसान आसान सा। पहला प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद काव्य सौंदर्य करो, 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर। साथ में सीता जी क्या समझ गई। देखो सबसे पहली बात तो इसमें आपका रेखांकित अंश नहीं है, पूरा आपको करना पड़ेगा व्याख्या, पूरे का मतलब आप पूरा व्याख्या करो। ठीक है, क्योंकि भाई पद्यांश में आपका 2 ही लाइन 4 लाइन होता है, पूरा करना ही पड़ता है। अब देखो उत्तर, सबसे पहला संदर्भ तो प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। देखो जो धनुष भंग है वो अलग शीर्षक है। जब राम जी धनुष भंग अर्थात धनुष को तोड़ने का वो कर रहे थे तब ये धनुष भंग। अब जब राम जी को वनवास हुआ तो वो वन पथ पर शीर्षक है, तो आप डायरेक्टली पाठ धनुष भंग वन पथ पर लिख सकते हो, लेकिन अगर शीर्षक लिखना हो तो वन पथ पर अलग है, धनुष भंग अलग है। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बहुत वायरल है भैया, मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इसको तैयार करके ही आप लोग बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना बस। ठीक है, व्याख्या समझ लो भैया। व्याख्या करने से पहले कम से कम आप ये वाला जो पद्यांश है इसको 2 बार पढ़ लो। जब आप 2 बार पढ़ लोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 50% आप लोगों को पता चल जाएगा ऑलरेडी। देखो व्याख्या क्या है कि ग्राम वधुएं, जब श्री राम जी भैया ग्राम के रास्ते से गुजर रहे थे, मतलब जा रहे थे, तो ग्राम वधुएं, जो ग्राम अर्थात गांव की वधुएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, कोई भी हो, राम के विषय में सीता जी से पूछ रही हैं कि ये सांवले और सुंदर वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। श्री राम जी बहुत ज्यादा सुंदर थे और बहुत लंबे थे, उनका भुजा वगैरह बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा सुंदर थे। ठीक है, तो वो पूछते हैं क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे वचन सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गए। अब चतुर सीता जी समझ गए कि ये क्या पूछना चाहती हैं। ठीक है, जब कोई भी हो अगर उनकी पत्नी से उनके पति के बारे में पूछता है ना तो वो समझ जाती है कि ये क्या जानना चाहती है। ठीक है, वैसे यहां वो भगवान है लेकिन यहां पति पत्नी का मतलब एक वो है। सीता जी उनके प्रश्न का उत्तर देती अपनी मुस्कुराहट, मतलब अपनी स्माइल, मुस्कुराहट और संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। मतलब उन्हें कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाई स्त्रियां जो होती हैं वो लज्जामंती होती हैं, उनको शर्म आता है और पल्लू वगैरह डाल देती है ना, तो उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को ज्यादा बोलने से उनका जो है इज्जत कम हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, उन्होंने स्त्रोजित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में समझा दिया कि ये हमारे पति हैं, मतलब ये मेरे पति हैं। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम की सौंदर्य को एकटक देखती हुई राम जी को
सभी सखियां देख रही हैं कि इतने सुंदर हैं, श्री राम का डायरेक्ट दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हो गया, इससे अच्छा दिन हमारे लिए क्या हो सकता है। अपने नेत्र को लाभ प्रदान करने लगी और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम मधुएं नेत्र कमल की सुंदर कलियां खिल गई हो। भैया बहुत वायरल है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन और था, देखो सीता जी का क्या संकेत था या सीता जी क्या समझ गई, तो देखो भैया यहां सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा निवारण की मतलब भावना के अनुरूप है। ठीक है, बस ये हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं संस्कृत के गद्यांश। ठीक है, मैं आप लोगों को जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश है ना, वो आपका 5+5 नंबर बिल्कुल पक्का करा दूंगा और मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। भाई ये तो बस 10-15-20 नहीं, अच्छे से प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा संस्कृत का भैया महत्वपूर्ण गद्यांश है। ठीक है, हम लोग भैया संस्कृत के जो महत्वपूर्ण गद्यांश 5 नंबर और महत्वपूर्ण पद्यांश का 5 नंबर 10 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। हमारा जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के गद्यांश पद्यांश जो है वो बिल्कुल पक्का कर लिए हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी में ये सारे क्वेश्चन आएगा। बस कुछ ही घंटों बाद आपका बोर्ड एग्जाम शुरू है और आप लोग जाके छाप देना। सबसे पहले मैं आपको संस्कृत के वो गद्यांश बताता हूं जो हर साल बोर्ड पेपर में आता है। ये जो गद्यांश है अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो 5 नंबर पक्का है। सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। देखो सबसे पहले आप लोग वाराणसी चैप्टर तो जरूर ही कंप्लीट कर लेना, जल्दी से अभी जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो अच्छी बात है। और ये वाला एक गद्यांश है बहुत ज्यादा वायरल है, अस्माकः संस्कृता सदा गतिशीला वर्धता मानव जीवन संस्कृतम यथा नवम नवम विचारधारम स्वाभिकृतम नवम नवम शक्ति प्रोत्साहित अत्र दुरागान्नस्त यति युक्तम कल्याणकारी सातदस्त्र सहस्त्र गृहतम भवति। ठीक है, एंड एस्ता गतिशीला रहस्य मानव जीवन संस्कृत यथा सत्यम प्रतिष्ठा बहुत वायरल भैया, एकदम से वायरल है आपके 18 फरवरी पेपर के लिए। सबसे बड़ी बात ये 100% आएगा आपका अथवा करके आ सकता है या फिर पहला या फिर दूसरा, दो रहता है, कोई ना कोई में आपको ये देखने को मिलेगा। तैयार कर लेना, मैं आपको पूरा तैयार करा देता हूं क्योंकि ये 18 फरवरी को भैया एकदम 100% आएगा। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है संदर्भ। संदर्भ तो सभी को पता है किस चैप्टर से लिया गया, मेरे प्यारे लाडलों, सभी को पता है किस चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति वाले चैप्टर से। तो इसमें केवल पाठ होता है ना, इसमें कवि और लेखक कुछ भी नहीं होते, केवल पाठ होता है। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भैया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्गृत है। बिल्कुल आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये है संदर्भ और संस्कृत के संदर्भ में केवल और केवल पाठ होता है भैया, और वो भी हमारा भारतीय संस्कृति हो गया, बस और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, प्रसंग देख लो मेरे प्यारे लाडलो। प्रस्तुत जो है पद्यांश में भारतीय संस्कृति के गतिशीलता और उनके जो है लचीलेपन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो हम लोग अनुवाद का आपको 3 नंबर मिलेगा और बिल्कुल सही करना। ठीक है, नहीं आता तो ट्रिक से कर लेना, लेकिन आप गलत मत करना। मैंने हिंदी में पास होने का ट्रिक का क्लास दे रखा है, देख लेना। अनुवाद समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार मतलब समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है। मतलब देखो भारतीय संस्कृति या भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमारी संस्कृति जो है वो नए नए चीज को स्वीकार कर लेती है और नई नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुरागा या फिर हट धार्मिक नहीं है, मतलब दुरागा मतलब ये गलत काम नहीं है। जो युक्त संगत और कल्याण करने वाला हो वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। ठीक है, एंड इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। मतलब इसकी जो गतिशीलता है उसका रहस्य मानव जीवन का जो मूल्यता में स्थित है, और कि सत्य का सम्मान और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता होनी चाहिए। बस इतना हमारा है भैया इसका अनुवाद, छोटा सा अनुवाद
बात है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बस इतना लिख दिया, संदर्भ हेडिंग डाल के, प्रसंग हेडिंग डाल के, अनुवाद हेडिंग डाल के, तो आपका 5 नंबर भैया पक्का है 18 फरवरी को। तो ये हमारा बहुत वायरल भैया गद्यांश हो चुका है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी मैं आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वायरल पद्यांश। हम लोग भैया संस्कृत का एक बहुत वायरल पद्यांश देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों को एक पद्यांश भैया करा रखा था कि यक्ष और युधिष्ठिर वाला, ठीक है। मैंने एक आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है यक्ष और युधिष्ठिर वाला, जो है बहुत वायरल जीवन सूत्राणी वाला, तो वो तो आप लोगों का कंप्लीट ही है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत वायरल पद्यांश कराता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए 5 नंबर के लिए, अथवा करके या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 2 लाइन वाला पद्यांश है, 2 लाइन वाला, केवल 2 पद्यांश बहुत वायरल है, एक आपका ये वाला और एक आप लोग भैया ये वाला तैयार कर लेना, सर्वे भवन सुखिना वाला, सर्वे भवन सुखिना। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों को क्या मतलब एक बहुत वायरल ये दोनों है। बस 2 लाइन वाला अगर हम लोग देखें तो यही 2, एक सर्वे भवन सुखिना, एक है बंधनम मल्लन यपिजयो यपराजय उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता। भैया ये वाला आप तैयार करना। देखो हम जो कह रहे हैं भैया लास्ट टाइम है, इससे हम कह रहे हैं कि लाखों बच्चे, लास्ट टाइम में जो क्लास में देता हूं लाखों बच्चे, 10 लाख बच्चे हमसे अगले साल देखे थे ये क्लास, और 90% तक बच्चे लाए हैं, 95 तक, जो बच्चे टॉपर हैं 98 तक लाए हैं हिंदी में। अब आपकी बारी है, कितना आप पढ़ाई कर रहे हो, जो जो बता रहे हो कितना अच्छे से तैयार कर रहे हो, वरना बाद में जब पेपर देकर आओगे पछताओगे, कहोगे सर ने बताया था, काश याद कर लेता। देखो आप एक बार 2 बार ये क्लास देख लो, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। तो बंधनम मण्डलम यपिजयो यप्राजय उभयत समो वीर भाव ही वीरता। संदर्भ सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से उद्गृहित है। किस पाठ से बच्चा? वीरः वीरेण पूज्यते। याद रखना, पाठ का नाम जरूर याद कर लो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जितना बता रहे उतना तैयार कर लो और खूब मेहनत करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चा पाठ का नाम, बस इतना आपको संदर्भ में लिखना। प्रसंग देख लो, इसमें सिकंदर और पृथ्वीराज के संवादों की वीरता का वर्णन किया गया है, बस इसमें यही चीज बताया है जो आप लोगों का वीरता का वर्णन किया गया है। बस ये हमारा हो गया बिल्कुल वायरल गद्यांश पद्यांश। 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश। अभी हमारा अब देख लो यहां व्याख्या छोटा सा, देखो अनुवाद। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान या फिर समान रहता है। वीर भाव ही वीरता कहते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। देखो बंधन हो अथवा मरण हो, मतलब बंधन का मतलब शादी हो, मतलब शादी मतलब बंधन होता है, अथवा मरण हो मतलब जैसे आप जियो या मरो, वीर हमेशा समान रहता है, बस यही है। तो मैंने आप लोगों को बहुत वायरल भैया संस्कृत का जो गद्यांश है और प्लस भैया पद्यांश है, मैंने आप लोगों को करा दिया। मतलब ये 5 + 5 आपका 10 नंबर पक्का है। अब मान लो किसी अवस्था में आपको ना आए तो ट्रिक कौन सा लगाओगे? देखो मान लो कोई भी स्थिति हो जाए, ना याद हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना, संस्कृत का मान लो ये गद्यांश इतना बड़ा, अब इनके आगे के पीछे के मतलब आगे का अक्षर ध्यान दो, ट्रिक आप समझ लो, और पीछे का अक्षर कट करना, 3 अक्षर, आगे के 3 अक्षर, पीछे के 3 अक्षर। जैसे कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, देखो यहां देखो ये आगे के 3 अक्षर, ठीक है, अस्माका संतकेता सरगतशीला, और पीछे की 3 अक्षर आचार्य धृता चेती, ये 3 अक्षर आपको क्या करना है भैया, कट करना है। यहां आगे लिखना है और यहां पीछे लिखना है, ठीक है। और बीच में आप जो हमारा हिंदी वाला गद्यांश होता है उसी को आप मिला जुला के भर दो, हिंदी वाला गद्यांश बीच में आप अपनी भाषा में, और साथ में थोड़ा संस्कृत वगैरह का ये भी यूज करना, बस मिला मिला के भरना, बस हो गया, समझो आपको नंबर मिल गया। 5 का है तो 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, जीवन परिचय। देखो जो मैं आप लोगों को जीवन परिचय बताने वाला हूं वो आपके जो 18 फरवरी पेपर है, हम बता भी देते हैं किस नंबर पे आएगा। ये जो लेखक हैं भैया, लेखक ये आएंगे दूसरे नंबर पे, जाके देख लेना। 18 फरवरी वाले पेपर में ये लेखक जो बता रहे दूसरे नंबर पे आएंगे, जो अभी मैं आपको कभी बताऊंगा वो पहले नंबर पे आएंगे, तुलसीदास जी। बिल्कुल जो बता रहे हैं लिख लो, फिर आप पेपर देकर आना, मिला लेना जो जीवन परिचय बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 ऐसे जीवन परिचय बहुत वायरल है। पहला आप लोग तैयार करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी, ये 2 आपको लेखक में कम से कम। तीसरा अगर राजेंद्र प्रसाद का तैयार करें तो अच्छी बात है, या फिर हम लोग कवि में आते हैं, ठीक है, 2 बहुत है। अब आप सूरदास जी ले लो, ठीक है। चौथा नंबर तुलसीदास को भैया, तुलसीदास।
पांचवा नंबर आप लोग एक ले लो, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। ये 5 तो जरूरी है भैया तैयार करना, कवि और लेखक में ये 5 तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको तैयार करना, ठीक है। अब हम आपको सबसे पहले बताते हैं एक लेखक का भैया, जो कि है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, और ये 18 फरवरी के बिल्कुल वायरल है यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए। देखो जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं जीवन परिचय लिखने में, फिर कहते हैं सर हमें पूरा नंबर ही नहीं मिला। कैसे मिलेगा जब आप गलत लिख रहे हो? सबसे पहले आप उनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखो। बच्चे डायरेक्टली जीवन परिचय लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये संक्षिप्त जीवन परिचय जो होता है यही देखकर एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा। अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है तो पता चल जाता है कि बच्चा एकदम पढ़ा लिखा है। नाम है जयशंकर प्रसाद जी, जन्म है 1889 में। पूरा जितने पॉइंट बता रहे इतना ही पॉइंट लिखना। स्थान है भैया काशी के वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था, माता का नाम मुन्नी देवी था। मृत्यु 1937 ईस्वी में। रचनाएं इनकी है कामायनी लहर। अब देखो याद करने का ट्रिक, आपको जयशंकर प्रसाद जी का नाम याद है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात है आपको लिखना कैसे, इसी से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में बनारस में हुआ था। तो बनारस जो है एक भैया बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब देवी देवताओं के लिए, तो इसलिए इनका पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद। और देवी प्रसाद वहां जो है भैया मतलब लड़कियों को बहन माना जाता है, मतलब उनका मम्मी का नाम था मुन्नी देवी। और बस मृत्यु जन्म याद कर लो बस। तो ये है हमारा जयशंकर प्रसाद जी का। सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना, फिर हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय। ऐसे लिखना, देख लो ब्रैकेट बना लेना बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। कॉपी कैसे लिखना है बता देंगे। अब जीवन परिचय देख लो भैया। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में सुंघनी साहू, ठीक है, सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। छोटा सा, जितना शॉर्ट में बता रहे हो उतना ही लिखना, बहुत बड़ा लिखने की कोशिश मत करो। देखो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, जितना हम बता रहे हैं उतना ही लिखो, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में काशी के सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। सबसे बड़ी बात है जो मेन पॉइंट है, जैसे इनका जन्म, इनको हाईलाइट करना अलग पेन से, इनके पिता का नाम अलग पेन से हाईलाइट करना, इनके माता का नाम अलग पेन से। अगर आप सारा ब्लू से लिख रहे हो तो जो मेन पॉइंट आपको लगे उसे आप ब्लैक से लिखना, ताकि हाईलाइट लगे, एग्जामिनर को लगे कि किसी टॉपर की कॉपी है। और इनका परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था, और इनके पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया। जब ये छोटे से थे भैया जयशंकर प्रसाद जी, तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। फिर 4 वर्ष बाद इनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। मतलब इनके पिता के स्वर्गवास के 4 वर्ष बाद ही भैया इनके माताजी का स्वर्गवास हो गया। देखो अब इनका परिवार कैसे कैसे देखो खत्म हो गया। फिर इनके भाई शंभू रत्न का भी स्वर्गवास हो गया। फिर इसके भाई के बाद इनके पत्नी जो जयशंकर प्रसाद जी का पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी भैया घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया, और इनका जीवन बहुत कठिनाइयों से बीता। बहुत ज्यादा कठिनाई है इनके जीवन में भैया जब युवा अवस्था में आए। इसीलिए अल्प अवस्था में ही इनको क्षय रोग के कारण इनका सन 1937 में भैया स्वर्गवास हो गया। देखो 1937 में कुल 48 वर्ष जिंदा थे बच्चा, 48 वर्ष। तो ये है भैया जयशंकर प्रसाद जी का। अब रचनाएं देख लो। रचनाएं इनका जो आता है, आंसू है, कामायनी है, चंद्रगुप्त है, कंकाल है, छाया है आदि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से जयशंकर प्रसाद जी का स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग देखते हैं कवि का जीवन परिचय। अब देखो कवि में जो आप लोगों को पढ़ना है वो भैया तुलसीदास जी का पढ़ना है। अगर आपने तुलसीदास जी का पढ़ लिया तो 5 नंबर ये पक्का हो जाएगा, 5 नंबर जयशंकर प्रसाद जी का पक्का हो जाएगा। देखो अब आपके पास समय नहीं है, जितना बता रहे हैं बिल्कुल दिमाग में रख लो, क्योंकि बाद में जब आप पेपर देकर आना ये मत कहना सब्जी नहीं आया, क्योंकि वही आएगा जो बता रहे हैं। और आप लोग तैयार करो पहले, बस तैयार करोगे नहीं बाद में कहोगे सर। पहले आप तैयार कर लो जितना बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आप जाके 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो भैया, यही आता है जो मैं बताता हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है पेपर से 1 दिन पहले, और वही आता है। 2 घंटे की क्लास आएगी पेपर के 1 दिन पहले शाम को, 17 को लास्ट में 2 घंटे की क्लास आएगी। सभी स्टूडेंट तैयार रहना, पूरा हिंदी फंसा देंगे। और ये वाला आप देख लो, आप 85% तो यहीं से ले आओगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय, पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिख लेना, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना। देखो सबसे पहले इनका नाम जो है तुलसीदास जी, ठीक है। जन्म जो है 1532 में राजापुर में हुआ था। माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। मृत्यु 1623 में हुआ था, ठीक है। रचनाएं जो था रामचरितमानस, कवितावली, ये सारा आप संक्षिप्त लिख दोगे, 5 नंबर आपको एग्जाम ही दे देगा। क्योंकि भैया एग्जाम में होता है स्टेप मार्किंग, और वहां केवल आपका जन्म मृत्यु देखेगा। लो भैया आपको नंबर मिल गया,
ठीक है। अब आ जाओ यहां उनका छोटा सा भैया जीवन परिचय समझेंगे। तुलसीदास जी का जन्म जो है 1532 में राजापुर के बांदा ग्राम में हुआ था। मतलब 1532 में राजापुर में भैया बांदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी था। तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी बचपन में जो है बड़े कष्टों से बीता। तुलसीदास जी का बचपन जो है बहुत ज्यादा कष्टों से, बड़े कष्टों से बीता, क्योंकि इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, क्योंकि इनका जो जन्म है मूल नक्षत्र में एक खराब टाइम में हो गया था। ठीक है। और तुलसीदास जी का विवाह दीन बंधु पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। और तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर थी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक दिन भैया तुलसीदास जी को उनकी पत्नी ने डांट दिया था। ठीक है। इसलिए मतलब तुलसीदास जी वो जो है प्यार व्यार मोह माया सब त्याग दिए। अब बीच में आप ये भर देना, बीच में आप भर देना कि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था और इन्हें वेद, वेदांग, पुराण का भी बहुत ज्यादा अध्ययन था। ये घर पर ही अध्ययन किए थे। बस फिर आपको यहां लिखना है तुलसीदास के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि जब आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिख रहे हो तो आप इसको शॉर्ट में लिखना, बहुत बड़ा मत लिखना। अब रचनाएं आ जाओ भैया, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, ये 3 रचनाएं इनका है। ठीक है। तो ये तुलसीदास जी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने आपको कवि और लेखक का बताया है वही आएगा मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ज्यादा वायरल है। अब देखो अब हम आपको संस्कृत के जो भैया कुछ प्रश्न और कुछ हम श्लोक बता देते हैं। संस्कृत का जो श्लोक है मेरे प्यारे लाडलो, कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। अब 2 नंबर का श्लोक आएगा। मैं सारा भैया आज मैं आप लोगों को आपका जो पूरा हिंदी है ना भैया, पूरा हिंदी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पूरा हिंदी जो है वो एक क्लास में, एक वीडियो में, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। एक क्लास में खत्म हो जाएगा। बस बहुत ध्यान से देखो, जितना पढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये श्लोक अगर आपने तैयार कर लिया, 2 श्लोक तैयार कर लो बस, जो मैं आपको बता, अगर ये 2 श्लोक आपने तैयार कर लिया तो फिर आप लोगों का समझो 2 नंबर पक्का है। क्योंकि अगर मान लो एक पेपर में आ जाए तो दूसरा वाला लिख देना। ठीक है। पूरा हिंदी पढ़ाएंगे, एक से एक टॉपिक सारा आज यहां खत्म करेंगे। सबसे पहले आप लिखो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्। ठीक है। ये हमारा हो गया श्लोक। छोटा सा श्लोक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आसान सा है। अगर नहीं आपको मान लो ये बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये वाला लिख देना, बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजया उभयत समो वीरा वीर भाव ही वीरता। आप ये वाला लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। मतलब अगर मान लो ये 18 फरवरी पेपर में आ गया तो आप ये वाला लिख देना 18 फरवरी पेपर में। ठीक है। कॉपी में अच्छे से आप श्लोक वाला हेडिंग डालो और आपका ये 2 नंबर पक्का हो गया। अब देखो 2 नंबर का आता है कुछ संस्कृत के प्रश्न उत्तर। देखो हम आपको बताए हैं कि हम हर एक टॉपिक समाप्त करेंगे 2 नंबर का। अब मैं आपको टॉप 10 वो प्रश्न बता देता हूं संस्कृत का प्रश्न उत्तर, आपको कोई नहीं बताएगा। देखो हम आप लोगों को एक एक चीज बताना चाहते हैं, क्योंकि भाई हमें आप लोगों को टॉपर बनाना है, आप लोगों को बिल्कुल 95 दिलाना है। ठीक है। तो देखो संस्कृत के जो प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं तैयार कर लो। संस्कृत के प्रश्न उत्तर 2 मार्क्स का आएगा भैया, 2 नंबर का। देखो सबसे पहले क्या आएगा यहां। सबसे पहला प्रश्न है वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली है। एक आपका क्वेश्चन। अब इसका उत्तर समझो कि वाराणसी नगरी जो है विविध धर्म संगम स्थली। देखो केवल एक चीज याद बदलना है, केवल कैसा के स्थान पर विविध केवल कर देना, एक अक्षर केवल इसमें बदलना होता है बस, और सारा सेम ही होता है। ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर हो जाएगा। अब देखो कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। ठीक है। ऐसे आपका एक प्रश्न आपका मतलब 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब हमारा तो भैया आपको 95 दिलाना है ना आपको क्लास 10 पेपर में 18 फरवरी को। तो हमें तो भैया सारा आपको टॉपिक बताना पड़ेगा, चाहे श्लोक हो या निबंध हो या कुछ भी हो, सारा कुछ मुझे बताना पड़ेगा। फिर है स्वर्णस्य किम मुखादि अस्ति, तो जनः स्वर्णस्य मुखादि सह तोलिंस इत स्वर्णम मुखादि अस्ति। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार आया हुआ है, हर साल आता है भैया, बहुत ज्यादा वायरल। वीरा केन पूजते, तो वीरा वीरण पूजते, बिल्कुल वायरल। मैं आपको बता रहा हूं जितना क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है। संस्कृत का ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञानम शब्द संभवत, मतलब ज्ञान से क्या चीज बढ़ता है, तो ज्ञान से सब कुछ बढ़ेगा। अगर आप ज्ञानी हो तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है। पढ़ो लिखो मेहनत करो, बिना पढ़ाई के यहां कुछ नहीं होगा। आज अगर आप भैया जिस जगह हो, अगर 10 साल बाद इसी जगह पे रहोगे तो आपका कूड़ा के समान इज्जत है, कोई नहीं पूछेगा। आज आप जिस जगह हो वहां से आप 50 गुना आगे बढ़ो 5 साल में। वो देखो नागरिका की दंत समर्थ न अबोधत, तो नागरिका ग्रामीणा पहलियम उत्तरम न दस समर्थन, मतलब जो नागरिक था वो पहली का उत्तर नहीं दे पाया था। बस आगे आ जाओ और क्वेश्चन देखते। चंद्रशेखर का आसित, वेरी इंपॉर्टेंट भैया,
बहुत बार आया हुआ है, बिल्कुल वायरल है, 100% आएगा पेपर में। तो चंद्रशेखर का चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चंद्रशेखर जो था एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था। फिर चंद्रशेखर स्वनाम किम आकथत, तो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इत आकथत। चंद्रशेखर का जो नाम था वो आजाद था, ठीक है। और भूमे गुरुत्तम किम अस्ति, तो माता गुरुत्तम भूमि अस्ति, मतलब जो है भूमि से भारी कौन है, तो वो है माता। अब हम लोग और क्वेश्चन, बस इतना ही आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को तैयार कर लेना है। जो हमारा संस्कृत का जो हमारा बहुत वाइडल क्वेश्चन है, ये 2 नंबर आपका ये और 2 नंबर श्लोक का, 4 नंबर आपका संस्कृत में ये पक्का हो जाएगा, ठीक है। और जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश बताया वो तो पक्का है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा वाइडल निबंध है, फिर हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग एक बहुत वायरल निबंध देखेंगे। देखो लास्ट में हम निबंध देखेंगे। अब ये वाला बहुत वायरल निबंध मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भैया आप लोगों के बोर्ड पेपर 18 फरवरी में 3रे नंबर पे छपा है। जाके देख लेना, आज ही बता दे रहे हैं, 3रे नंबर पे छपा है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। 5 निबंध मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता भी रखा। बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान, प्रदूषण की समस्या तथा छात्र अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर एक कोई और तैयार करना। लेकिन मैं एक वायरल निबंध कराने वाला हूं जो कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान है। आज ही कॉपी उठा लो और ये वाला लिख लो 18 फरवरी के लिए, आज ही लिख लो। मैंने बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग डालो, जो आप भैया हेडिंग डिस्कस करने वाले हो वो लिख दो। एक प्रस्तावना, सेकंड प्रदूषण का अर्थ, थर्ड प्रदूषण के प्रकार, 4 समस्या का समाधान, और 5 में उपसंहार। इतने हेडिंग मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं इस निबंध में, और ये 100% भैया बिल्कुल वायरल निबंध है। अब 18 फरवरी को मैं गारंटी दे रहा हूं, तो आप तैयार कर लो भैया। नाम थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान या प्रदूषण संरक्षण, कुछ भी थोड़ा सा नाम चेंज हो जाए, लेकिन प्रदूषण शब्द आए तो समझ जाना यही निबंध है। प्रस्तावना, आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ भैया प्रदूषित हो चुका है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। इतना आपको छोटा सा उसी का एक पार्ट आप प्रस्तावना में लिख देना, ठीक है। जो बिल्कुल वायरल है वही सब मैं आपको बता रहा हूं। जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू बताया है वही आएगा, गद्यांश पद्यांश वही आएगा, जीवन परिचय वही आएगा, और निबंध में मैं आपको वही करा रहा हूं। आपका हिंदी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक क्लास और आएगा जिसमें आपको संस्कृत का गद्यांश पद्यांश और आप लोगों को जो बचा हुआ जीवन परिचय, साथ में पत्र लेखन, ये मैं पढ़ा दूंगा। वो पार्ट 2 आएगा, लेकिन आज जितना पढ़ा रहे हैं वो आप लोग पढ़ लो, ठीक है। देखो अगला है प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़कर दूषित कर देते हैं, और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की एक नई समस्या को जन्म दिया है, और इससे मानव जीवन संकट में है। इसको प्रकार कर लेना भैया। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण जो है कई सारे रूपों में पाया जाता है, जितना जानते हो 2-4 लिख दो, 4 तो लिख ही दो। कोई प्रकार, देखो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। किस किस रूप में, देखो पहला वायु प्रदूषण, मतलब वायु प्रदूषण का मतलब है कि जब आप लोग भैया बाहर निकलते हो या कहीं भी हो, घर में हो, आपको वायु अर्थात ऑक्सीजन मिलना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन, अगर हमारा ऑक्सीजन ही अर्थात वायु ही प्रदूषित हो जाएगा तो फिर हमें शुद्ध वायु कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, और आजकल वातावरण में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु जो है अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है, ठीक है। वायु भी बहुत सारे हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है, और ये हमारा बिल्कुल वायरल है भैया, बिल्कुल वायरल है वायु प्रदूषण। और इनका प्रकार अगला है भैया जल प्रदूषण, कि जल को ही जीवन कहा जाता है, और आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण जो है बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। भैया लोगों का जीवन खतरे में है, बस हो गया। तो काफी आसान, अपनी भाषा में लिखो भैया, जितना जानते हो माइंड से अपनी भाषा में लिखो, बस कुछ भी नहीं है भाई, अपनी भाषा, अपना एफर्ट, अपना सब कुछ डालो ना। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि
ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखाना आदि से भैया ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रदूषण देखते हैं प्रकार। अरे यार जाएगा 20 मिनट तक, मतलब बहुत बड़ा नहीं बनेगा, बट ये है 20 मिनट तक नहीं है, ज़्यादा बनेगा क्योंकि रुके, ज़्यादा ना है ना। वो कहाँ यार, कंघिया का हुई करे हैं दिमाग। अच्छा अब हमारा आता है भैया घ वाला एक प्रकार है रासायनिक प्रदूषण। देखो, जो आप लोग खेतों में भैया, खेतों में अपने फसलों को बहुत अच्छा करने के लिए इतने सारे रसायन, इतने सारे खाद, इतने सारे मतलब चीजों का, दवाई वगैरह का प्रयोग करते हो ना, वो आपके खेत को धीरे धीरे बंजर का मतलब उपजाऊता जो है वो कम करती जा रही है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि पहले वाले खेतों में जो चीज इस आज की तुलना में 2 गुना होता था। पहले उसी खेत में 1 बीघे में 80 कुंटल गन्ने हो जाते थे, लेकिन आज उसी खेत में कितना 40 कुंटल हो रहा है, आधा। क्योंकि वो क्या है, शुरुआत में आपका जो फसल में भैया काफी अच्छा प्रभाव डाला ये रासायनिक प्रदूषण, मतलब रासायनिक वगैरह, रसायन वगैरह, बाद में ये क्या करा, आपका खेत को खराब करता गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक, दवा और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये जो आप डालते हो ना, इससे हवा में हर जगह फैलता है, नीचे आपका रहेगा, तो इससे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भाई जमीन में पानी है, वहां भी ये जाता है, तो बहुत खराब होता है। अब इतने के बाद 4 मैंने आपको बता दिया। आप समस्या का समाधान, भैया इस समस्या का हम लोग समाधान कैसे करेंगे, आखिर हम इसको दूर कैसे करेंगे? तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, मतलब वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जो भैया वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो। ये सब जब आप कम करोगे, जब आदमी जागरूक होंगे, लोग जागरूक होंगे, तभी ये कम होगा, वैसे तो कम नहीं होगा। और इसको समाप्त करने का प्रयास करें ताकि प्रदूषण कम हो सके। तो समस्या का समाधान में आप और भी बना के लिख सकते हो भैया, बनाकर ही लिखना है अपनी भाषा में। ठीक है, अब आप लोगों का लास्ट में मैं आपको उपसंहार समझा देता हूं। देखो, प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण के प्रति जागरूक है। जो भारत की सरकार है वो प्रदूषण, जो इतना ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, उसके प्रति जागरूक है। अब वो जागरूक होके करे भी तो क्या, जो अपने देश के लोग हैं वही जागरूक ना हो तो फिर क्या करें। उन्होंने सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाए गए थे ताकि वृक्ष को ना काटा जाए, क्योंकि पेड़ पौधे भैया प्रदूषण को आने से रोकते हैं और पेड़ पौधे बहुत अमूल्य भैया आप लोगों के लिए हैं। इसको समझो और इसको काटने से रोको। ठीक है, सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भाई हर एक इंसान को, हर एक लोग को, हर एक लड़के को, हर एक लड़कियों को, हर एक औरत को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो वृक्ष हैं वो लगाएं ज्यादा से ज्यादा। और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए। और यह संकल्प लें कि जीवन के में कोई भी अच्छा दिन आने पर एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निबंध। लास्ट टॉपिक हमारा आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो है पत्र। ठीक है, पत्र बहुत वायरल पत्र, और मैंने आप लोगों को भैया 2 पत्र ऑलरेडी पढ़ा रखा है, नहीं देखा है देख लेना। एक शुल्क मुक्ति वाला पत्र, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है शुल्क मुक्ति। कितने बच्चों ने देखा है भैया, क्लास देख लेना। ठीक है, और इसमें हम आप लोगों को क्या बताएंगे भैया, गंदगी पर, और एक मैंने बिजली समस्या भी पढ़ा रखा है, या मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। आज हम लोग एक बहुत वायरल भैया पत्र देखेंगे, और यहां लिख लो 4 में 4 नंबर पक्का है। 18 फरवरी को, 18 फरवरी को एकदम 100% भैया 4 में 4 नंबर आप लोगों का पक्का है, तो पक्का है बस।
देखो यहां लिखा हुआ है अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र को आप देते हुए पत्र लिखो। देखो पत्र का ये है ट्रिक समझ लो। देखो पत्र दो स्टेप में लिखा जाता है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस चीज को छोड़ के सबसे पहले ट्रिक बताते हैं। ये चीज जो मैंने आगे लिखा है, जितना भी चीजें, ठीक है, ये चीज ये हर एक पत्र में सेम होता है, बस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना होता है। बस हर एक पत्र में सेम होगा, केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर दो। जैसे भैया आप सेवा में लिख रहे हो, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, तो आप भैया गंदगी पे लिख रहे हो। बिजली अधिकारी, आप बिजली पे लिख रहे हो। या श्रीमान प्रधानाचार्य, तो आप स्कूल पे लिख रहे हो। फिर नगर निगम प्रयागराज, आप भैया सेम लिख सकते हो, नगर निगम प्रयागराज या एसडी इंटर कॉलेज या जो भी है, आप स्कूल वाला लिख रहे हो, स्कूल वाला, बस केवल चेंज करना है। बस यहां विषय डाल दो, क्षेत्र में गंदगी का उत्पन्न समस्या का पत्र, मतलब ये गंदगी का है तो आप बिजली समस्या पे पत्र, शुल्क मुक्ति पर पत्र, जो भी है ये सेम रहेगा, सेम, कुछ भी नहीं चेंज करना है मेरे प्यारे लाडलो। अब लास्ट में चेंज क्या करना है, इस चीज में आपको चेंज करना है। यहां महोदय लिखने के बाद आप इस चीज में थोड़ा सा चेंज करना है। बस ये चीज अपनी भाषा में जो आता है बना बना के लिख दो अपनी भाषा में। देखो आप अगर पत्र गंदगी पे लिख रहे हो तो गंदगी के बारे में, शुल्क मुक्ति पर लिख रहे हो तो शुल्क मुक्ति के बारे में, और आप जो भी चीज पर लिख रहे हो वो लिख देना। जैसे मैंने यहां लिखा है, आपके लोकप्रिय समाचार के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। आपको यह जानकर हैरानी होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिन से सफाई कर्मी भैया यहां नहीं आ रहे, मतलब जो सफाई करने वाले लोग हैं, सफाई वाले लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं। जैसे भाई सफाई कर्मी में जो लोग हैं वो यहां नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी का कूड़ा करकट का ढेर लग गया है, मतलब जो गंदगी का कूड़ा करकट है वो ढेर लग गया है, ठीक है, और जिससे डेंगू मलेरिया का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और इस रोगों की ग्रस्त लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रशासन की उपेक्षा के कारण हम जो है इन क्षेत्र का मतलब में रहने वाले निवासियों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है, ठीक है। फिर नीचे आप लोग लिख देना, बस आप लोग थोड़ा सा यहां लिख देना, यहां आपका मतलब अपने क्षेत्र का निवासी अपना नाम डाल देना, इधर डालना, ठीक है, इधर डालना अपने क्षेत्र का निवासी अपना नाम जो भी है XYZ, और इधर आप लोग दिनांक डाल देना। बस हो गया पत्र भैया, पत्र हो गया, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया पूरा हिंदी बिल्कुल खत्म, पूरा हिंदी भैया आपका बिल्कुल खत्म। इसमें मैंने सारा टॉपिक डिस्कस कर दिया, चाहे MCQ प्रश्न हो, चाहे गद्यांश प्लस पद्यांश हो भैया हिंदी का, और चाहे आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश पद्यांश हो, चाहे संस्कृत के प्रश्न उत्तर हो या निबंध हो या जीवन परिचय हो या पत्र हो, मैंने सारा टॉपिक 70 में 70 नंबर आप लोगों का करा दिया, ठीक है। अब आपको जाना है कुछ ही घंटों बाद 18 फरवरी पेपर में छापना है। बस देखो हमारा जो है भैया बोलते बोलते जो है ना गला बैठा जा रहा है, तो मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और अच्छी क्लास एक दे पाऊं, लेकिन अगर नहीं दे पाऊं तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर में धुआं उड़ाना, बिल्कुल धुआं धुआं कर देना। आपके सरवन भैया जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ के चले जाओ। ये सारे टॉपिक्स आप लोग भैया तैयार कर लेना। 18 फरवरी पेपर में जाओ, अच्छे से पेपर देना, डरना मत, वहां कुछ भी नहीं है। आपके जैसे स्कूल में टीचर होते हैं वैसे वहां भी टीचर रहेंगे, आपको वहां उनसे कोई दिक्कत होगा तो आप उनसे पूछ भी सकते हो भैया, कोई वहां डर नहीं होता है, ठीक है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से जाना है, कोई चीज लेकर मत जाना, बस आप आराम से जाना, बैठना, लिखना। कोई तंग करता है तो भी बता देना टीचर से, ठीक है, कुछ नहीं होगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन सारा बता रखा है आराम से करना। एडमिट कार्ड ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, और जो पेंसिल पेन वगैरह ले जाना थोड़ा अच्छा ले जाना, क्वालिटी वाला, थोड़ा चला वाला के ले जाना। 2 दिन आप अपने कॉपी में चला लेना, तब अच्छा स्मूथ चलेगा, ठीक है। ये सब देख लेना। और ये हिंदी का मैंने बहुत वायरल पेपर करा दिया है, जो आप लोगों का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने वाले। इस वीडियो को आपको लाइक करो यार, लास्ट टाइम में लाइक कर दो, 1 लाख लाइक पहुंचा दो। अब लास्ट टाइम में अपना प्यार दिखाओ, 1 लाख लाइक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।